कि जो जेनजी जो है, ये हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं जिनको वो अपना आइडल मानते हैं, क्या वह सही है? लोग शायद उस चीज को छोड़ के सोशल मीडिया के जमाने में शॉर्ट टर्म गोल अपना रहे हैं। और ऐसी बाहर क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया में नहीं है। जो प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बहुत कम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है क्योंकि हमने एजुकेशन की जो मेन वैल्यू उसको खत्म कर दिया जी। हमने डायरेक्टली उसको नौकरी से जोड़ दिया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है माँ बाप का कि भाई माँ बाप अपने बच्चे में अपना सपना ढूंढते हैं, एक पॉइंट पे आकर के बच्चा सुसाइड कर लेता है। इंडिया का हर 6th इंसान अंडर डिप्रेशन है। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका स्किल हेल्प करेगा। एग्जाम पैटर्न को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप स्किलफुल हैं, आपको चीजें अच्छे से आती हैं, तो फिर कोई भी कंपनी जॉब देगी आपको। इन मदरसों को अगर बंद करा दिया जाए तो जितने राइट्स होते हैं ये सब बंद हो जाएंगे। हर बिजनेसमैन ने, हर पॉलिटिशियंस ने, हर लीडर्स ने अपने अपने हिसाब से धर्म को यूज किया है और उसका बेनिफिट उठाया है। 80% ऐसा तबका है, यूथ है, जिसको हम नौकरी नहीं दे सकते और नौकरी के लायक ही नहीं है। रीजन क्या है कि उनके पास डिग्री या स्किल नहीं है। तो कोई भी कंपनी आपको हाई पे तभी करेगी जब उस कंपनी को आपसे बेनिफिट मिलेगा। धर्म को लोग यूज करके समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो एक और मजेदार पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट में वैसे हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है हमारे स्टूडियो में, उनको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है लाइफ का, एजुकेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे मैनेज करते हैं उस चीज का। क्योंकि सर एक स्टार्टअप कंपनी अभी रन करते हैं एडुनाचल के नाम से। आप शायद आई होप आप लोगों ने देखा होगा, उनको जानते होंगे आप लोग, क्योंकि आप सभी को वो काफी सालों से ट्रेंड कर रहे हैं फॉर डिफरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम वो सारी बोरिंग बात नहीं करने वाले कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, अब्रॉड जाए या इंडिया में स्टडी करे, क्योंकि आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि बेटर क्या है। और अगर आपको नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट कोचेस आज के टाइम में अवेलेबल हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको समझा सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट में आप लोगों को एकदम कुछ नया बताने वाले हैं। नया ये कि आज के टाइम में जो यूथ है हमारा, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस चीजों से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में लोग यूं ही वायरल हो जाते हैं, कुछ ही महीनों की मेहनत में वो लोग एकदम दूसरों की नजर में हीरो बन जाते हैं। तो कैमरे के पीछे जो वो परफॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली वो लाइफ में भी क्या वैसे ही है, या फिर जस्ट वो एक पिक्चर चल रही है जो आपको दिखाई जा रही है। तो उसके पीछे की असलियत क्या है, बच्चों को किस लेवल पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे हर चीज को समझें परखें। तो उन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद आलम जी, जो कि एडुनाचल कंपनी के फाउंडर हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक पर आपको समझाने वाले हैं। तो प्लीज पॉडकास्ट को पूरा देखना सो दैट कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो पाए कि स्टार्टिंग लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपने हर कदम को रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया जो है वो एक घना जंगल है, आपको नहीं पता अगली कदम क्या खतरा आने वाला है, लेकिन जिसने वो जंगल पार किया है वो आपको हर कदम पर गाइड कर सकता है कि क्या खतरा आ सकता है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उसी टॉपिक पर इस पॉडकास्ट को करने वाले हैं। आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा। एंड प्लीज अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और पॉडकास्ट को सुनते जाइए, पॉइंट्स को नोट करते जाइए। जो भी आपको लगे कि टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो स्वागत करते हैं शमशाद जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच धीरू जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद है कि आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो स्टूडेंट की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। हाँ जी। और उनको करियर ग्रोथ में हेल्प मिले जी। तो जैसे सर मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में हमारे व्यूअर्स से वादा कर दिया है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी को भी हीरो बना दे रहे हैं और बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी को भी गिरा दे रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो चल रहा है हमारे इंडिया में, और रणबीर इलाहाबादी उनके शो में गए और कुछ जोक्स वगैरह उन्होंने वहां पर बोले और उसको एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वे में लेके एकदम सुनामी आ गई है इंटरनेट पर उस टॉपिक की। तो इस बारे में आप यूथ को कैसे गाइड करेंगे? ये जो अभी कंटेंट चल रहा है सोशल मीडिया पे समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के जी, ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो हमारी इंटेलिजेंसिया ग्रुप है वो इसको लेकर सीरियस है
जी कि क्या इस तरह कंटेंट हमारे समाज में दिखाया जाना चाहिए कि नहीं दिखाया जाना चाहिए। जी जब से ये सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन हुआ है और ये जी। जेनजीज का जो सोचने का नजरिया बदला है, हाँ जी। वो एक क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर में कि जो ओके। जेनजी जो है ये हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं जिनको वो अपना आइडल मानते हैं, जी क्या वह सही है? जिस तरीके से वो शॉर्ट टर्म अपना गोल चूज करते हैं, वह जो हमारा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है लाइफ में मेहनत करके स्ट्रगल करके लाइफ में सक्सेसफुल होना और टारगेट अचीव करना, लोग शायद उस चीज को छोड़ के सोशल मीडिया के जमाने में शॉर्ट टर्म गोल अपना रहे हैं। हाँ। रील्स बना करके वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस बना करके वायरल होना चाहते हैं, जल्दी बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी फेम कमाना चाहते हैं, जो बहुत ही टेम्परेरी होता है। शायद कोई उनको ये बता नहीं रहा है, उनको समझ में नहीं आ रही हाँ है। जी। और ये जो कंटेंट आया समय राणा और रणवीर इलाहाबादिया का, इस तरह की चीजें लोगों को इंस्पायर करने लगी। लेकिन जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप था उसको मौका चाहिए था। रणवीर इलाहाबादिया के एक डायलॉग उसने जी। मौका क्रिएट कर दिया। वो मौका ऐसा क्रिएट किया कि पूरा इंडिया जो एक लंबे समय से बैठा हुआ सोच रहा था कि बस कहीं तो भड़ास निकाले, और ये आते ही सबने भड़ास निकाल दिया कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी इन जनरल अगर मेरा परसेप्शन आप पूछे एज अ टीचर, जो मैं टीच करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मेरे हाँ हिसाब जी। से क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है एक सभ्यता, एक संस्कृति वाली सोसाइटी है। जी यहाँ पे माँ बाप की इज्जत की जाती हाँ है, जी। बच्चों को प्यार किया जाता है, बड़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है, समाज में अच्छा नहीं माना जाता हमारे यहाँ। जी लेकिन अब ये जब चीजें पब्लिक बन जाए, लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाए डे टू डे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। जी और ये इससे हमारा एक अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। जो हम दुनिया के सामने एक सपने देख रहे हैं कि इंडिया की जो पहचान है कि एक संस्कृति, एक सभ्यता वाली कंट्री है, वेल कल्चर्ड है, वो हम नहीं बन पाएंगे। हाँ जी। हमारा मोरल वैल्यूज दिन ब दिन डिग्रेडेट हो रहा है, हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कॉमेडी होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है जी कि आपके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जी बट अंडर द लिमिट। हाँ कि जी। आपके पास एक परमिट है, लेकिन उसके लिमिटेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जी तो कॉमेडी अच्छी चीज है, हेल्दी कॉमेडी होना चाहिए, लेकिन हाँ। डार्क कॉमेडी के नाम पे सोशल वैल्यू को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ताकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो रिश्तों की वैल्यू है, जिस पे पूरा एक हमारा सोशल बाउंडेशन बना हुआ, टूट ना जाए। हाँ जी। तो शमशाद सर, आपकी जो मेन ज्यादातर मास ऑडियंस है वो नॉर्थ ईस्ट से है, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम भी अरुणाचल है, जो कि आपने स्टार्ट ही वहां करी है और पूरा आपने वहां के, मेरे हिसाब से लगता है हर इंसान आपको वहां पर जानता है, हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मणिपुर में जो आज के टाइम में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा है और उस टॉपिक को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करा जा रहा, तो उसके पीछे के प्रोस्पेक्टिव क्या है? वहां ऐसे क्या इन जनरल ग्राउंड पर इश्यूज चल रहे हैं जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही है? सबसे वहां लोकल इश्यूज हैं, वह है राइट्स की। ओके। इकोनॉमिक राइट्स एक ऐसा राइट होता है जो दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं ना, वो इकोनॉमिक राइट्स को लेकर के ही आए हैं। हाँ जी। तो वो ट्राइबल स्टेट है, दो तरह की कम्युनिटी है, एक मैती कम्युनिटी है, एक कुकी ट्राइब है। जी तो जो मैती कम्युनिटी है वो एक जमाने से वहाँ पे अच्छी लाइफ जी रही थी, और शुरू से इन्होंने बोल दिया भाई हमें किसी तरह के गवर्नमेंट में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं चाहिए। ओके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इनको लगा कि भाई हमें भी जो कुकी ट्राइब को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, वो हमें भी मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज उनको दे रही है वो हमें मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। और फिर ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि फिर जाकर के वहाँ पे लोकल रीजनल इश्यूज और दूसरे जो इश्यूज थे वो बर्न होने लगे, दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी। गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंड है, गवर्नमेंट के कई सारे चैलेंजेस हैं, उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है जिसको वजह से करने अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं ले पाती। लोकल रीजनल इश्यूज हैं, ट्राइबल इश्यूज अलग हैं, जो कुकी ट्राइब है, मैती कम्युनिटी के इश्यूज हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो नजरअंदाज करके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती। फाइनली ये चीजें कई दिन से होना था कि वहाँ के जो सीएम है, अभी एक सीएम बन गए बीरेंद्र सिंह, रिजाइन देना था, लेकिन उन्होंने फाइनली अभी रिजाइन दिया। रिजाइन देते ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, तो अब सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो मणिपुर जल रहा था पिछले 1.5 साल से, अभी भी वो कंटिन्यू जल रहा है। इश्यूज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कभी सेंटर कंट्रोल में आए तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाए और नॉर्मलाइज हो जाए। आज के टाइम में देखा जा रहा है जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, कि रशिया जाएंगे पढ़ने के लिए, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं।
तो ऐसा हमारी इंडियन एजुकेशन क्या लैक कर रही है जो हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए, और ऐसी बाहर क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया में नहीं है? इसको प्लीज थोड़ा सा समझाएं। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है दैट इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ। और हमारे पास जो जो प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत कम है। जैसे IITs हो गए, IIM हो गए, या NITs हो गए, या फिर एम्स हो गए। तो अब जो कोई बच्चा बड़ा कोर्स करना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसको बहुत कम्पीट करना पड़ता है और कंपटीशन इतना टफ हो जाता है को आसानी से एडमिशन मिलना मुश्किल है जी। तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास है नहीं। ऑल्टरनेट है भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि जिसका पैसा तो ज़्यादा लगता है लेकिन उसका आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है। तो वहीं पैरेलल हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया। ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कम प्राइस पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मेडिकल की डिग्री मिल जाती है, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है, मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाती है, और फिर आपके नाम के सामने टैग लग जाता है कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया आपने, तो आपको रोजगार के मौके ज़्यादा मिलने लगते हैं। हाँ जी। तो एक तो ये चीज़ होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब जब बाहर जाता है तो उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, अपने आप को बड़ी कंपनीज में जॉब करने का, बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ जाकर के एक्सप्लोर करने का। तो इस तरह से एक बड़ा चंक ऑफ हमारे इंस्टीट्यूशन, अभी हर साल मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स हमारे कंट्री से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये जो है एक तरह का ब्रेन ड्रेन भी हम कह सकते हैं कि बच्चे जो पढ़ाई करने जाते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो वापस आकर के अपने इंडिया में सर्विस देते हैं। ठीक है। ज्यादातर बच्चे वो बाहर ही जॉब कर रहे होते हैं। तो जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो बाहर नहीं जा रहा, मतलब अपने कंट्री में वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा ये कि हमारे जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, IITians हैं जिन्होंने IIM से पढ़ाई किया, जिन्होंने NIT से पढ़ाई किया, एम्स से पढ़ाई किया, वो पढ़ाई यहाँ से करते हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब कर रहे हैं वो अमेरिका में, UK में। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन सिस्टम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम उनके हिसाब से उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं। अब एक इंसान समझता है कि मेरी जिस तरह से कैपेबिलिटी है तो मुझे ना सैलरी 1 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन उसको 10 लाख भी नहीं मिल रहा है और दूसरी कंट्री उसको 1 करोड़ देने को तैयार है, तो क्यों नहीं जाएगा वह? तो इस तरह से एक बड़ा चंक ऑफ जो यूथ है वो हमारा कंट्री छोड़कर बाहर जा रहा है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली इस पे सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हम उनको रोकें, किस तरह से इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्ट हम क्रिएट करें अपने कंट्री में कि लोग बाहर ना जाएं। जी। वैसे गवर्नमेंट का जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया और इस तरह के जो माहौल अभी डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में, तो उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया में यूनिकॉर्न्स बने हैं, बिलियनियर्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, स्टार्टअप का एक माहौल बन गया है। ऐसा माहौल बना है कि इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब। तो आजकल हर यूथ सोचता है कि यार मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए, एक अपना बॉस होने का अलग मजा है। ये अलग बात है कि इंडिया इज द फर्स्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। हाँ जी। इवन कि आप 100 स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी एक जो माइंड सेट है यूथ का वो चेंज हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड जैसे आपने पूछा कि हमें ये बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो हमारा यूथ बाहर जा रहा है पढ़ाई के लिए भी और जॉब के लिए भी, तो इसे हम रोकना पड़ेगा जी। क्योंकि किसी भी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके। आज अगर चाइना दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो उसके पीछे क्या है? उसने अपने ह्यूमन को इतने अच्छे से चैनलाइज किया, कैपिटलाइज किया कि आज वो 2nd मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में शुमार होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। हम पॉपुलस कंट्री हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हम अपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। उनको हम अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम अच्छे से स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सही जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि या तो वो बाहर जाते हैं तो जो एवरेज ग्रुप का तबका है वो नॉर्मल जॉब कर रहा है लेबर क्लास में, और जो कुछ % यूथ हैं जो हाई लेवल के एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं तो अच्छे जॉब मिल रहे हैं उनको। अब बाहर जाके वो बड़े बड़े लेवल पे जॉब कर रहे हैं। जैसे आप जाके देखिए सुंदर पिचाई हो गए, सत्या नदेला हो गए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया से निकल के बाहर गए और आज टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। जी। तो जरूरत है कि हम अपने कैसे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको हम कैसे कैपिटलाइज करें, कैसे इसको रोक के रखें और अपने कंट्री के ग्रोथ में इनके टैलेंट को यूज करें। तो जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गए, ये ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं एज कम्पेयर टू हमारी जो कंट्री है?
जो कि हम ज्यादातर धर्म को लेके मानते हैं। वैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कम्युनिस्ट कंट्री ज्यादा इस चीज पर फॉलो करके आगे बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। जो कम्युनिज्म का जो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी था हाँ जी। वो बहुत पहले 90s में ही खत्म हो गया। ओके। ये कहने की बात है कि रशिया जो है या चाइना है ये कम्युनिस्ट कंट्री से निकले तो हैं, हाँ जी। लेकिन अभी वो कम्युनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके। अभी उनका भी जो तरीका है ना वो कैपिटलिज्म का ही तरीका है। ओके। कैपिटलिज्म का मतलब यही होता है कि भाई हमें वह काम करना है जिससे हमें प्रॉफिट मिले, जी। रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करना। हाँ जी। और रशिया और चाइना ये भी मॉडल फॉलो कर रहे हैं आजकल। जी। ये बात है कि जब इंडिया आजाद हो रहा था 1947 में, तो उसी के 2 साल बाद चाइना भी आजाद हुआ 1949 में। ओके। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है हमारे और उनके इंडिपेंडेंस में, लेकिन उनका ग्रोथ लेवल डिफरेंट है और हमारा ग्रोथ लेवल डिफरेंट है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो यह है कि जब चाइना आजाद हुआ तो पूरा वहां पे कम्युनिज्म का आइडिया था, और क्या कहते हैं कम्युनिज्म का आइडिया था। कम्युनिज्म को आइडिया को उन्हें बहुत, और उसी कुछ ही दिन बाद पूरी दुनिया में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। जी। तो लोग दो जो ब्लॉक था यूएसएसआर और यूएसए, ये आपस में लड़ रहे थे, लेकिन चाइना ने सिंगल माइंड होकर अपने ग्रोथ पे फोकस किया। जी। और उसने अपने जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आपके ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, उसने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत फोकस किया और उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके आगे बढ़ गया। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंजेस था पार्टीशन, कि हमारा जो एक बड़ा तबका इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा था। हाँ जी। तो कंट्री का बंटवारा हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई चलने लगी वहां पे। हाँ जी। थर्ड हमारे यहाँ प्रॉब्लम था कि वो था समाज में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, और ज्यादा जो बड़ा तबका है वो गरीब है। हाँ जी। और गरीब क्यों है? क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं किया। हमारे 5 वर्षीय प्लान चल रहा था, जो प्लानिंग कमीशन के जरिए जो प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसमें हम उलझे हुए थे, और शायद हमारा ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हो पाया जितना तेजी से चाइना ने ग्रो किया। हमारे लिए ग्रोथ का दरवाजा जो ओपन होता है वो टाइम है 1991, जब हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है और पूरी सबके सामने 3 नए कंसेप्ट इमर्ज होते हैं। दैट इज कॉल्ड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि बिफोर 91 जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था दैट वाज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब होता है कि हम दुनिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे। हाँ जी। हम सब कुछ अपने आप पे डिपेंड थे। ओके। कि भाई हम डरे हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम बाहर किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करना चाह रहे थे, और चाहते भाई हम खुद को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। हाँ जी। लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फाइनली 1991 तक पहुंचते पहुंचते हमें लगा कि हमें अपने कंट्री में बदलाव की जरूरत है जी। तो हमने वहां से स्टार्ट किया ओपन इकोनॉमी सिस्टम, और वो टाइम कहलाता है LPG एरा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा जी। आज जो आप देख रहे हैं ना, सारा दुनिया में जो 3D प्रिंटिंग हो गया या वीडियोग्राफी, नए नए बड़े ब्रांड्स, ये सब 91 के बाद आए हैं। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। तो हमने अपनी इकोनॉमी को दुनिया से जोड़ दिया और पूरी दुनिया को इनवाइट किया, भाई आप हमारे कंट्री में आइए, हमारे यहाँ बिजनेसेस कीजिए, हमारे यहाँ के लोगों को जॉब दीजिए, और हमारे कंट्री के ग्रोथ का हिस्सा बनिए, हमें टैक्स पे कीजिए। उसी के बाद सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आने लगी। अब ये जो आपके जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, बेंगलोर या गुड़गांव, नोएडा, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो गए, और फिर एक बड़ा चंक जो यूथ का है इधर जाने लगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज तो इंडिया में बड़ा 91 के बाद ये स्टार्ट हो गया कि माँ बाप का सपना जो था कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बने या इंजीनियर बने या फिर MBA करे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइवेट में जॉब जो मिलता था इंजीनियर्स को, और सैलरी बहुत ज्यादा मिलती थी, तो लोग गवर्नमेंट की तरफ क्रेज कम होने लगा लोगों का। और 1991 से लेकर के 2010 तक बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में इंजीनियर्स पैदा हो गए, MBA होल्डर्स पैदा हो गए, बाढ़ आ गई जगह जगह कॉलेजेस खुल गए, प्राइवेट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के। हर माँ बाप का सपना मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, MBA करेगा। लेकिन जैसे ही 2010 का टाइम आया तो सैचुरेशन पीरियड आ गया, मार्केट में जॉब खत्म हो गई, सब इंजीनियर्स एकदम सब्जी के भाव बिकने लगे मार्केट में, कोई जॉब ही नहीं दे रहे हैं उनको। क्योंकि हमने लालच में ये कोर्स स्टार्ट किया। माँ बाप भी अपने बच्चों को लालच में ही इंजीनियर बनना चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनकर ना ज्यादा पैसे कमाएगा। एजुकेशन का जो महत्व होता है लोग भूल गए।
तो हुआ ये कि 2010 से 14 का जो टाइम आता है वो मोदी जी ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। हाँ, पूरी सबके सामने हाईलाइट की कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हैं, जी अगर हमें तुम वोट देते हो, हमारी सरकार बनती है तो हम हर साल 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे जी और फिर हमारे कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम जो है, जो गरीबी जैसा प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा। जी वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ, मोदी जी ने बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट तो नहीं किया, हाँ जी लेकिन एक प्रॉब्लम ये सामने आया कि भाई इंजीनियरिंग एक ओनली सोल्यूशन नहीं है कि आप आगे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हमें और भी करियर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जी तो आज के जमाने में आपने देखा होगा एक नया इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। अभी रिसेंटली लास्ट जो बजट था उसमें इस पर डिस्कस किया गया था क्रिएटिव इकोनॉमी। जी क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि पहले क्या करते थे हम अपने समाज में अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव चीजों को वैल्यू नहीं देते थे। जी जैसे कोई अगर आर्टिस्ट है, कोई यूट्यूबर है, कोई Creator ब्लॉगर है, जी कोई डिजिटल क्रिएटर है, उसको हम मानते नहीं थे कि उसका कोई करियर है। हाँ जी कॉमेडियन है, उसको करियर मानते ही नहीं थे। जी आज गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है कि भाई क्रिएटिव इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे जीडीपी में हाँ जी और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। जी एक यूट्यूबर भाई मिलियन रुपीस पैसा कमा रहा है जी कम एज में, एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, एक कॉमेडियन है, वो इतने शोज कर रहा है कि करोड़ों का उसका मंथली इनकम है, तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। जी तो अभी जो है गवर्नमेंट का नजरिया, पेरेंट का परसेप्शन, समाज का जो सिस्टम था वो चीजें बदल रहा है। जी तो जैसे हमने देखा है आज के टाइम में कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उस पर बहुत ज़्यादा तो प्रेशर आ चुका है एग्जाम्स का, दूसरा पेरेंट्स का भी कि शर्मा जी का बच्चा देखिए कैसे कर रहा है, उसके इतने मार्क्स आ गए, उसने आईआईटी निकाल दिया, उसने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दी। तो उस वजह से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि धीरे धीरे आपने देखा सुसाइडल रेट भी बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके हिसाब से इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है? देखिए हमारे कंट्री में जो सब जितने प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का अगर एक कारण जानने की कोशिश करेंगे तो वह है हमारा एजुकेशनल प्रॉब्लम। जी हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है हाँ जी और प्रॉब्लम ये है कि 2 तरह का एजुकेशन सिस्टम होता है, एक मॉडर्न एजुकेशन, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल। हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल फॉलो करते हैं, वो मॉडल जिसको ब्रिटिश ने डिजाइन किया था। हाँ जी ब्रिटिश ने एजुकेशन मॉडल क्यों डिजाइन किया था? उसने अपने फायदे के लिए डिजाइन किया था। जी जैसे ब्रिटिश के आने से पहले हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम होता था, जो मदरसा या नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब जो यूनिवर्सिटीज थी, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज थी। जब दुनिया अभी अंधकार में जी रही थी ना, तो हम लोग बहुत एजुकेटेड थे, बहुत एडवांस हमारी सोसाइटी थी। फिर उसके बाद से जब मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में, जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए, जी तो मुस्लिम्स ने क्या किया कि मदरसा सिस्टम एजुकेशन लॉन्च किया। हाँ कि जी गुरुकुल के पैटर्न पे एक मदरसा एजुकेशन था। जी तो गुरुकुल सिस्टम या मदरसा एजुकेशन सिस्टम का जो मोटिव था जी उसका था कि एक इंसान को इंसान बनाना, जी उसको लाइफ स्किल सिखाना, जी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताना, हाँ जी ये तरीका था। जब अंग्रेज आए तो उनको जरूरत थी नौकर की, जी वो नौकर जो आकर के हमारी कंपनी में हमारे लिए काम करे ताकि हमारे कंपनी का ग्रोथ हो। जी तो एक पर्सन था लॉर्ड मैकॉले, हाँ जी जिसने 1833 में एक मैकॉले मिनट के नाम से प्रोग्राम डिजाइन किया। ओके ठीक है, तो उसका पर्पस यही था कि हमें इंडिया में एक ऐसा तबका तैयार करना है जी जो एक मॉड्यूल है, इसको पढ़ाई करेगा, उसको ये डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और इस बेसिस पे इसको हम इस काम के लिए जॉब देंगे। ठीक है और वहां से फिर हमने हमारे यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो गया। फिर आगे चल के वुड डिस्पैच नाम का एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। हाँ फिर ऐसे कई सारे हमारे एजुकेशन पे एक पास होते गए और सबका मेन पर्पस यही था, ये डिग्री लो, नौकरी हासिल करो। हाँ जी अभी भी यही है। आजादी के बाद भी हमने भी इसी मॉडल पे काम किया हाँ जी, कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? नौकरी के लिए। जी। कभी भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई नहीं करते। नहीं 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 आपने देखा होगा ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बच्चे पूरे साल घूमते रहते हैं, कल एग्जाम है तो रात में बैठ करके भाई यहाँ से प्रिंट कॉपी, फोटो कॉपी, टॉपर्स को फोन किया, ये भाई कुछ मेन पॉइंट्स बता दो ताकि बस कल एग्जाम पास कर जाए। जी क्योंकि हमने एजुकेशन के जो मेन वैल्यू उसको खत्म कर दिया, जी हमने डायरेक्टली उसको नौकरी से जोड़ दिया, हाँ जी तो इसका रिजल्ट हमें मिला ही नहीं। जी तो ये एक बहुत बड़ा समस्या था, जी जिसकी वजह से डायरेक्टली ये एजुकेशन जुड़ गया इकोनॉमी से। हाँ जी माँ बाप को क्या चाहिए? माँ जी। बाप को चाहिए, हमारे इंडियन सोसाइटी का इन जनरल आप देखेंगे ना, एक इंसान बाय नेचर लालची होता है, हाँ जी चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। हाँ जी
अपने वो बच्चे में ना वो अपना भविष्य देख रहा होता है, जी अपने बुढ़ापे का सहारा देख रहा होता है, जी एक उसको एसेट की तरह देख रहा होता है। उसको पता है कि अगर मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा जी तो ज्यादा पैसे कमाएगा, जी। डॉक्टर बनेगा तो भाई इसकी लाइफ सेट हो गई, हाँ जी अगर नौकरी नहीं मिली तो क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा, हम अच्छा पैसा कमाएंगे। जी और इस तरह से हर माँ बाप का यही सपना है कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी जी। डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या आईएएस बनेगा। हाँ जी तो ये सब क्या होता है कि अब इसके पीछे एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया, रेट रेस, हाँ ठीक है ना, जी। रट्टाफिकेशन, बस रट करके कैसे भी हमें एग्जाम पास करना है। अब इन सिस्टम में एक नई चीज डेवलप होती है, वो है कोचिंग इंडस्ट्री। हाँ जी कोचिंग इंडस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस माहौल को और ज्यादा पेचीदा बनाने में, जी जहां पे अब बहुत कंपटीशन है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो कोचिंग वाले आपको सपने दिखाते हैं हाँ जी और करते मेहनत भी करते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन मेहनत कराते हैं आपसे। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हो गया, इस कंपटीशन के चक्कर में बच्चों का जो मेंटल प्रेशर, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बच्चों की भी अपनी कैपेसिटी है, बच्चे भी इमोशनल होकर के पूरे एकदम जुनून से लग गए, हाँ जी आपस में मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा हर साल 12,000 से ज्यादा बच्चे हमारे इंडिया में सुसाइड करते हैं, हाँ। जो स्टूडेंट्स का रेट है। ट्रू तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि सबके पीछे रीजन क्या है, सोशल प्रॉब्लम। जी सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है माँ बाप का कि भाई माँ बाप अपने बच्चे में अपना सपना ढूंढते हैं। जी बेटा इज्जत की बात है, देखा शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम नहीं हाँ। बनोगे तो क्या कहेंगे लोग, जी ठीक है, तुम्हें भी आईएएस बनना चाहिए, आईएएस बनोगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाएंगी और समाज में बड़ा नाम हो जाएगा। जी तो ये सब चीजों से लोगों ने जोड़ दिया। हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की वो बच्चा क्या चाहता है, जी उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, जी बस उसको हमने बस डाल दिया एक कंपटीशन में। अब वो बच्चा चाहता भी या नहीं चाहता हमने समझा ही नहीं, एक पॉइंट पे आकर के वो बच्चा सुसाइड कर लेता है हाँ और फाइनली माँ बाप अपने बच्चे को लॉस कर जाते हैं। जी तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अभी कुछ दिनों से माँ बाप को ये बात समझ में आने लगी है कि हमें अपने बच्चे को भी समझने की जरूरत है, जी हम अपने सपनों पे इम्पोज ना करें। क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने अभी एजुकेशन सेक्टर में काम करते करते रियलाइज किया है जी कि दुनिया में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हाँ हमें जी। हर बच्चे की ना उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने की जरूरत है। गॉड ने इस दुनिया में हर बच्चे को किसी न किसी खास काम के लिए बनाया है, और वह काम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को समझना कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। जी जबरदस्ती इंपोज नहीं करना कि बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो बेटी। डॉक्टर बनेगी, ये है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हमें देखना चाहिए अगर एक बच्चा राइटर बन सकता है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, जी एक अच्छा एक्टर बन सकता है उसको प्रमोट करना हाँ चाहिए, जी हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आजकल होता क्या है कि अगर एक बच्चा लाइफ में फेल हो जाए, लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम में फेल हो जाए, हाँ जी तो माँ बाप उसको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ समाज जी। में वो बच्चा ना डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ जबकि मेरा कंसर्न ये है कि जब बच्चा फेल हो ना, जी माँ बाप को सबसे पहले बच्चे के साथ बैठना चाहिए, उनको हाँ। सपोर्ट करना चाहिए, हाँ जी उनको बातें करना चाहिए कि ऐसा क्या कमी रह गई, उनको बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कोई बात नहीं, ये एग्जाम में कम मार्क्स आना या फेल हो जाना ये तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। जी जिंदगी में हजारों ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने के, ठीक है। जी प्रॉब्लम क्या है, माँ बाप ये नहीं करते। हाँ जी अब वो इंसान अगर उसके पास कोई अच्छा सपोर्ट फैक्टर नहीं है उस स्टूडेंट के पास में, जी तो वहीं से वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जी और डिप्रेशन की वजह से कई बार वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। हाँ जी मैं आपको बताऊं, इस वक्त की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट पॉडकास्ट में भी कई जगह ये बात कर चुके हैं हाँ जी हाँ जी कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके इंडिया का हर 6th इंसान हम्म, अंडर डिप्रेशन है। रीजन क्या है डिप्रेशन का? एक तो सबसे पहली चीज, वो इंसान सेटिस्फाई नहीं है जो वो काम कर रहा है। जी हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में 90% लोग ना खुश नहीं है वो जो काम कर रहे हैं, हाँ जी मजबूरी में कर रहे हैं। हम्म, एक इंसान बनना चाहता था डॉक्टर, अभी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फाइनली वो नॉर्मल BA MA पास करके वो टीचर बन गया। जी अब जिंदगी में वो कभी अच्छा टीचर नहीं बनेगा, हाँ जी क्योंकि उसका जो अंदर का सपना था ना वो हमेशा दबा डॉक्टर रहेगा। बनने का था एक इंसान IAS ऑफिसर बनना चाहता था, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, जी अब वो फाइनली SI एग्जाम पास कर लिया, हाँ जी वो कभी अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में जो आइडियलाइज कर रहा है ना वो IAS वाला, वही लाल बत्ती गाड़ी, वो DM साहब बैठे हुए हैं। अब वो नीचे लेवल पे जॉब कर रहा है SI बन करके, तो हमेशा ना उसके अंदर में ये रहेगी कि इस चीज की कमी रहेगी कि यार जी कोई चीज मिसिंग है वो। तो ये चीज प्रॉब्लम है।
अब वो जॉब इंसान क्यों करता है, एक तो समाजी बंदिश है जिसकी वजह से जॉब करना जरूरत है, लेकिन वो इंसान काम नहीं कर रहा है, वो टेंशन में है, मजबूरी है उसे काम करा रही है, मजबूरी है जो हर दिन मंडे को धक्का देके उसको ऑफिस भेज रही है ताकि पैसा चाहिए, घर चलाना है। ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम अगर बचपन में सॉल्व हो जाए तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मुझे लगता है कि जो बच्चा स्कूल में जब पहुंचता है 8, 9, 10th में, वहां से माँ बाप को ऑब्जर्व करना चाहिए अपने बच्चे की कंडीशन को, उसके इंटरेस्ट को। जैसे 10th, 12th लेवल पे पहुंचे तो उसको अच्छे करियर काउंसलिंग करना चाहिए और बच्चे के उससे बात करके फिर उसका करियर गोल डिसाइड करना चाहिए। हम खुद डिसाइड नहीं करें, बिल्कुल। हम अक्सर अपने बच्चों से कहा करते हैं कि चूजिंग अ करियर इज जस्ट लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। अगर आपने एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज कर लिया तो आपकी लाइफ बड़ा रोमांटिक गुजरती है, आप बहुत खुश रहते हैं जिंदगी में। अगर आपने गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लिया तो आप पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, कई बार डिवोर्स जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, या कई बार शादी हो जाती है, बस निभा रहे होते हैं। वही एजुकेशन में ऐसा है कि अगर आपने एक अच्छा करियर चूज कर लिया जो आपको बहुत पसंद है, तो आप जिंदगी में वह मकाम हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपके ग्रोथ के हजारों रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आपने एक गलत करियर चूज कर लिया जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप जिंदगी भर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहेंगे। और आज मैक्सिमम जो हमारा यूथ का तबका है वो इसी से जूझ रहा है कि हर वो काम कर रहा है जो करना नहीं चाहता था, लेकिन समाजी बंदिश, घरेलू जिम्मेदारी, प्रॉब्लम्स, EMI पे करना है, घर का रेंट पे करना है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मजबूरी में वो काम कर रहा है, दिखावे के लिए वो खुश है लेकिन वो खुश नहीं है। वो चेहरे से बस जाहिरी तौर पे वो हंसी दिखा रहा है लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है, परेशान है। वो सबके पीछे मुझे लगता है कि वही है एजुकेशन, कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए, उसके करियर के बारे में हम बात कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखते हैं शादी की बात आती है तो माँ बाप न जाने कितनी लड़कियां दिखाते हैं, लड़कियों को कितने लड़के चूज कराते हैं, बिल्कुल मीटिंग्स होती हैं। जब एक पॉइंट पे आके लगता है कि हम भाई दोनों कंपेटिबल हैं, चलो शादी कर लेते हैं जी। एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं करते? हमें एजुकेशन में भी तो करना चाहिए ना, कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि इस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसको आर्ट में इंटरेस्ट है, हम इसको इंजीनियरिंग के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि एक हमारी बेटी है भाई, उसको डॉक्टर बनने का शौक नहीं है लेकिन उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है, हमें उसको आर्टिस्ट की तरफ बनाना लेके जाना चाहिए। लेकिन हम कम ही करते ही नहीं, सोचते भी नहीं इसकी तरफ। तो जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि हमारा एक बड़ा तबका जो यूथ का है ना, टेंशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, चेहरे से हंसी गुल है, जिंदगी बस जी रहे हैं, निभा रहे हैं, बस जिंदगी का जो मजा है वो मजे नहीं ले रहे हैं, और दूसरे को अफसोस कर रहे हैं, अरे कितनी अच्छी जिंदगी है, मेरी तो बस बोरिंग चल रही है। अब तक स्टैंडर्ड चल गया है कि 60% से 80% वाले कॉमर्स ले लेंगे, 80+ वाले डिसाइड करेंगे कि मैथ लेनी है या बायो लेनी है। बिल्कुल ये गलत है। पता है आपको, मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जो दुनिया के टॉप एजुकेशनल मॉडल कहाँ पे है? फिनलैंड है। फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया। इन लोगों ने एग्जाम पैटर्न को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिनलैंड ने तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, एग्जाम करेंगे ही नहीं हम। एग्जाम क्या करता है, ये एक पैरामीटर डिसाइड कर देता है कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, इतने से कम है, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। ये एग्जाम इंसान को डिसाइड तो नहीं करेगा ना जी। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इस वक्त ही देख लीजिए, जितने जो हमारे टॉप लेवल के लीडर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, मैक्सिमम ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है। आपके सामने एग्जाम्पल है, बिल गेट्स हो गए, आपके क्या कहते हैं कि आपके ओयो के फाउंडर हो गए, फेसबुक के फाउंडर हो गए, कितने ऐसे लोग हैं, तो अमेज़न के फाउंडर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस पे अब डिबेट चल रहा है, बात हो रही है कि ये जो एग्जाम और रैंकिंग और जो मार्क्स के पीछे हम बच्चों को ढकेल रहे हैं ना, ये क्या सही है? क्या ये एक इंसान की लाइफ का करियर डिसाइड करेगा? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको जो स्कूल में अच्छे नहीं थे, कॉलेज में बैक बेंचर थे, लेकिन आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, हम डिसाइड नहीं करेंगे किसी की सर्टिफिकेट देख करके। सर्टिफिकेट जो है ना, डिग्री, वो कुछ हद तक आपको हेल्प करता है। कहा जाता है कि सर्टिफिकेट जो डिग्रीज है ना, आपको पहला जॉब अच्छा दिला सकता है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका स्किल हेल्प करेगा जी। अगर आप स्किलफुल हैं, आपको चीजें अच्छे से आती हैं, तो फिर कोई भी कंपनी जॉब देगी आपको। जितने प्राइवेट सेक्टर से, इवन के देखा होगा, एलन मस्क ने भी कहा है कि हमारे लिए एक इंसान के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है नहीं जी। मैं एज अ एंटरप्रेन्योर मुझसे अगर पूछे तो हमारी कंपनी भी अगर किसी को हायर करती है, सबसे पहले हम लोग स्किल चेक करते हैं।
आपको जिस काम के लिए हम रखने जा रहे हैं वो काम आपको आता है कि नहीं। हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव होता है, बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम किया उन्होंने, लेकिन जब काम दिए तो आता ही नहीं। तो आज का जो हमारा जमाना है वो कैपिटलिस्ट मॉडल पे चल रहा है। हाँ जी। हर इंसान प्रॉफिट की बात कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान चाहता है कि भाई मैं कहीं टाइम दे रहा हूँ या कोई मुझे टाइम दे रहा है तो उसका हमें रिटर्न मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। तो कोई भी कंपनी आपको हाई पे तभी करेगी जब उस कंपनी को आपसे बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन सब चीजों पे गौर करने की जरूरत है। तो शमशाद सर, आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हिस्ट्री की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको करंट अफेयर की भी काफी अच्छी नॉलेज है, एंड आपने एजुकेशन सिस्टम को भी इतने अच्छे से समझाया। तो जैसे अभी आपकी लास्ट आपने टॉपिक में जो बताया कि पहले के टाइम पे गुरुकुल्स हुआ करते थे, मदरसे हुआ करते थे, जो एक इंसान को पढ़ाते थे सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे इंसान बन जाओ। लेकिन ब्रिटिश जो रूल हुआ हमारे इंडिया पर, उन्होंने सर्टिफिकेट देना चालू करा कि आप ये सर्टिफिकेट लाओ ये जॉब मिल जाएगी, ये सर्टिफिकेट लाओ वो जॉब मिल जाएगी। उन्होंने कुछ नया इम्पोज करा जिस पर आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो इट्स बेटर और बैड, ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं मदरसों की और गुरुकुल की। मदरसे आज भी हैं इंडिया में जो रन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी छवि को नेगेटिव कर दिया गया है। चाहे आप न्यूज में देखिए, आप मीडिया में देखिए, और काफी जगह आई डोंट नो आई वाज राइट और रॉन्ग, लोग ये कमेंट भी करते हैं कि जो मदरसे हैं वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं हमारे समाज में। इन मदरसों को अगर बंद करा दिया जाए तो जितने राइट्स होते हैं ये सब बंद हो जाएंगे। एंड आई डोंट नो ये बात ठीक है इस मंच पे कहना या गलत है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन वो क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से समाज में वापस वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो उस टाइम पे हुआ करता था, इसको थोड़ा सा प्लीज इलैबोरेट करें। और मैंने क्या वो सही बोला या नहीं, आप ये भी मुझे गाइड करें। देखिए, मदरसा एजुकेशन सिस्टम ये भी एक एजुकेशन मॉडल है, हाँ जी, ऑल्टरनेट एजुकेशन मॉडल है, जिस तरह से हमारे यहाँ दूसरे एजुकेशन मॉडल चलते हैं। मदरसा एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड मदरसा रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी मदरसा एजुकेशन सिस्टम से किया था। अच्छा। तो मदरसे में भी डिग्रीज मिलती हैं और वहाँ पे भी सिस्टम है कि एक कोर्स होता है, कंप्लीट करने के बाद अब इस लायक बन जाते हैं। ठीक है। तो खैर मैं अपनी पर्सनल बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मदरसा एजुकेशन सिस्टम एक मॉडल है जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है जी। जहाँ पे एक इंसान पढ़ाई करके वह रिलीजियस लीडर बनता है और समाज को लीड करता है। कहा जाता है कि मदरसा के बच्चे पढ़ करके समाज में जो भी अच्छी बातें हैं लोगों को बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं सही राह पे चलने के लिए। कॉमन सी बातें हैं जो हर धर्म सिखाता है, इस्लाम भी वही सिखाता है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लोगों के साथ चीट नहीं करना चाहिए, लोगों का हक नहीं मारना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो मदरसे के बच्चों को ज्यादा सिखाया जाता है। हार्ड वर्किंग सिखाया जाता है, डेडिकेशन, पेशेंस और डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे लड़ना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। और एक लंबे समय तक मदरसा एजुकेशन मॉडल अच्छा था और आज भी है। आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो मदरसे का मॉडल पे काम करते हैं। जैसे मिस्र में एक अल अजहर नाम की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जो टॉप लेवल के उलमाज होते हैं, रिलीजियस लीडर्स वहाँ पढ़ते हैं। इंडिया में हमारे कई सारे रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मुबारकपुर है, वहाँ पे एक जामिया अशरफिया नाम से है, देवबंद सहारनपुर में है, जैसे आपका नदवा होता है लखनऊ में। ऐसे कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। मेरी खुद की स्कूलिंग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। बिल्कुल, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मदरसा एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई करके वहाँ पे आते हैं। अलीगढ़ की तहरीक अपनी मूवमेंट एक अपना खुद में उसका अपना एक रोल है। तो इनका अपना इवन के जो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री पढ़े, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ या 1947 का जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, बहुत सारे उलमा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उलमा मतलब उनको बोलते हैं जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं टॉप लेवल के। उन्होंने सबको, जिन्होंने खुल करके आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और चीज़ें बड़ी तेजी से चलने लगी थी। इवन के मदरसा एजुकेशन मॉडल एक बेस्ट एजुकेशन मॉडल माना जाता था और अभी भी है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप जाकर देखेंगे टॉप लीडर्स, राजा राम मोहन रॉय जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उनकी पढ़ाई मदरसा एजुकेशन सिस्टम से हुआ था। अच्छा। जैसे हमारे क्या कहते हैं कि कई सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी आर्काइव्स में लेटर्स मौजूद हैं,
वो सब उर्दू में लिखते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ जी, उनको बहुत अच्छी उर्दू आती थी, शायरी से बहुत लगाव था। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मदरसा एजुकेशन में होता है। हाँ जी, बस ये है कि कुछ तत्व ऐसे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ पिछले कुछ सालों में जी, पॉलिटिकल रीजन की वजह से, क्योंकि रिलीजन क्या है, रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसको दो तरीके से यूज किया जाता है। जी, एक समाज में पीस लाने के लिए और समाज में अनरेस्ट फैलाने के लिए, हाँ जी, ठीक है ना। तो लोग समाज में पीस लाने के लिए बहुत कम यूज करते हैं, बिल्कुल। और इसका यूज करता कौन है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज, Divide पॉलिटिकल and rule। लीडर्स। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को यूज और मिसयूज किया गया है वह है रिलीजन। हाँ जी, हर बिजनेसमैन ने, हर पॉलिटिशियंस ने, हर लीडर्स ने अपने अपने हिसाब से धर्म को यूज किया है हाँ, हाँ, और उसका बेनिफिट उठाया है। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोगों ने इसको यूज किया, जिसकी वजह से मदरसे की छवि खराब हुई है। ओके, तो आज एक बड़ा तबका जो है मदरसे में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता, हाँ जी, क्योंकि मदरसे के एजुकेशन मॉडल पे को मॉडर्नाइज नहीं किया गया। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है मदरसा एजुकेशन सिस्टम में कि मदरसा एजुकेशन को मॉडर्नाइज नहीं किया गया। हमने करंट एजुकेशन सिस्टम से उसको रिलेट नहीं, करंट एजुकेशन सिस्टम से हमने उसको मिलाया नहीं। जी, ब्रिटिश के टाइम या ब्रिटिश से पहले का जो मुगल एरा था, या उन टाइम में मदरसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जी, क्योंकि मैक्सिमम को मुस्लिम रूलर्स थे तो उनके बच्चे मदरसे एजुकेशन में ही हासिल करते तो उसकी वैल्यू थी। बिल्कुल। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आया तो सर सैयद अहमद खान ने एक इनिशिएटिव लिया, हाँ जी, भाई मदरसा के जो मुस्लिम सोसाइटी है, हाँ जी, आपको चाहिए कि अपना सिस्टम बदलो पढ़ाई का, हम्म, अपने कल्चर में बदलाव लेकर के आओ। सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, आपको क्योंकि टेक्निकल से स्टडी भी बिल्कुल करनी आपको समाज में रहने के लिए पैसा भी कमाना होगा, हाँ जी, आपको अच्छी डिग्री भी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, हाँ जी, लेकिन मैक्सिमम जो मुस्लिम सोसाइटी है उन्होंने बदलाव किया ही नहीं, हाँ जी, और उन्होंने वही ट्रेडिशनल सिलेबस, ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल को फॉलो करने लगे। जब दुनिया तेजी से ग्रो करने लगी, बाकी बच्चे जो बहुत डेवलप करने लगे, तो मदरसे के स्टूडेंट्स आगे बढ़े ही नहीं, हाँ, क्योंकि उनका एजुकेशन में बदलाव ही नहीं किया गया। साइंस से, मैथ्स से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सबसे दूर हो गए वो। और आज के ज़माने में जो मदरसे के बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उनके पास में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। उनके पास ले दे के एक ही ऑप्शन होता है, भाई या तो रिलीजियस लीडर बन जाओ, मस्जिद के इमाम बन जाओ, या मदरसे के टीचर बन जाओ, हाँ जी, बाकी ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। तो अब इनके पास गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, हाँ जी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक हाई लेवल पे है। किसी भी समाज की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ होता है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। हाँ जी, इस वक्त मुस्लिम सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव इन द सेंस ये हुआ है कि बहुत सारे जो मदरसे के उलेमा है, लीडर्स हैं, उन्होंने अपने सिलेबस को चेंज किया है। ओके, चेंज नहीं किया है मतलब जो ट्रेडिशनल सिलेबस है उसमें जो अननेसेसरी चीज़ों को हटा करके नई चीज़ों को ऐड किया है। जैसे मॉडर्न साइंस को ऐड किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। मदरसे के बच्चे आजकल कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, बेसिक जी। मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बिल्कुल, पॉपुलराइज करना चाहिए, ताकि हमारे पे जो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल है ना, वहाँ बच्चे जाएं। ओके, आजकल मदरसा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें 90% वो बच्चे जाते हैं जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ, जिनके माँ बाप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते फी पे करने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जी, तो उनके पास एक मॉडल है, भाई मदरसा में भेज दो ताकि वहाँ बच्चे आसानी से पढ़ाई कर लेंगे, फ्री में मौलाना साहब अपने आप देखिए। और देख लेंगे, वो फ्री में वहाँ पे खाना भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी मिल जाएगी। हाँ जी, तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, वो कैपिटलाइज नहीं हो रहा है। हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, लेकिन हमारा जो टैलेंट वो यूज नहीं हो पा रहा है। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा ना कि इंडिया का हमारा 80% ऐसा तबका है, यूथ है, जिसको हम नौकरी नहीं दे सकते, जी, और नौकरी के लायक ही नहीं है। जी, हमारे 65% इंजीनियर्स वो इस लायक नहीं है कि उनको इंजीनियर कहा जाए। रीजन क्या है कि उनके पास डिग्री है, स्किल नहीं है। कोई भी इंडस्ट्रीज को जॉब देना है तो वो क्या चाहती है कि मैं जिसको जॉब दे रहा हूँ उसको स्किल आना चाहिए, उसको तो हाँ स्किल आता ही नहीं है। उसके पास बस एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ कि वो इंजीनियर बन चुका है, हाँ जी, लेकिन जब हम उसके फ्लोर पे खड़ा करते हैं काम करने के लिए, काम ही नहीं कर पा रहे हैं। जी, इन्फोसिस के सीईओ हो गए, कई सारे लोगों ने, सबने ये बोला है कि भाई हम जॉब क्यों दे आपको, बिल्कुल, आपको तो आता ही नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है। तो रिसेंट सर्वे, आप कितने सर्वेज हैं पढ़ के देख लीजिए कि हमारे यहाँ 65% जो पीजी किया है जिन लोगों ने, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। हमारे यहाँ 70% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के पास डिग्रीज हैं,
कई सारे लोग बस फेक डिग्रीज हैं। हाँ जी। ठीक है, लोग डिग्री पैसा दे खरीद लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। पैसा दे के जॉब ले लेते हैं। हाँ तो जी। जान लीजिए कि जो इंसान करप्शन के थ्रू जॉब हासिल करे, करप्शन के थ्रू डिग्रीज ले, जी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना। बिल्कुल। हमारे कंट्री में जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के पीछे मैं घूम फिर के फिर वही लेके आता हूँ, एजुकेशन। हाँ जी। मुझसे अगर पूछे कि मैंने एजुकेशन पे काम करना क्यों स्टार्ट किया, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जी, इन सब का सलूशन एक ही है कि हमें अपने एजुकेशन मॉडल पे काम करना चाहिए। ओके। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर देंगे, जी, हमने बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ओके। तो जरूरत है कि हम एजुकेशन मॉडल को और ज्यादा क्रिएटिव बनाएं। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। रिसेंटली हमारे यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ है 2020 में, हाँ तो जी। उसका भी थीम यही है कि भाई लर्निंग को इजी बनाया जाए, बच्चों को कोडिंग सिखाया हाँ जाए, जी, क्रिटिकल हाँ जी। थिंकिंग सिखाया जाए, बच्चों को लाइफ लेसन सिखाया जाए। जी, अब ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी स्लोली ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट हो ही जाना है। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज तो आएगा, हो रहा है। एंड थैंक्स टू यू, जो आपने मदरसे को लेके जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, परसेप्शन आपने बनाया हुआ है, आपने उसको क्लैरिफाई करा। कुछ एक चंक्स हर जगह होते हैं जो पूरे, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, तो हर जगह होते हैं। तो प्लीज, जो मैंने वर्ड्स बोले थे पहले कि इस तरीके की भ्रांति फैलाई गई है, क्योंकि मैं एक चीज अपने यहाँ मैं रोक- मीडिया से हूँ, ऑब्वियस है सर। तो मैं जो मीडिया में चल रहा होगा, मैं आपसे वही मैं आपको एक चीज डिस्कशन बताना चाहूंगा, देखिए हर समाज में, चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटी हो, चाहे वो कुछ सरदार फेनेटिक हो। लोग होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ फेनेटिक, कुछ ऐसे तशद्दुद प्रस्त लोग होते हैं हाँ जी, जो धर्म को यूज करके वह पूरे धर्म को बर्बाद कर रहे होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, वो हमेशा दूसरे को गाली देंगे, हाँ दूसरे के जी। बारे में बुरा भरा बोलेंगे, जबकि रियलिटी यही है कि हर धर्म के अंदर कुछ बातें कॉमन है। हाँ जी, हर धर्म बताता है सच बोलना चाहिए, झूठ जी। नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जी, समाज कोऑपरेशन से चलता है, हाँ जी, इंसान हम पहले हैं, रिलीजन बाद में है। बिल्कुल। हर धर्म सिखाता है। इस्लाम में तो यहाँ भी बहुत कॉमन परसेप्शन है कि आप अगर जिस सोसाइटी में रहते हैं जी, और आपके चारों तरफ 40 ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो उसमें से अगर एक भी इंसान अगर भूखा सो रहा है ना, जी, तो आपको इंसान कहलाने का हक नहीं है। जी, अपने नेबर्स का पूरा ख्याल रखना है। हाँ जी, उसमें बिल्कुल नहीं मेंशन किया गया है कि भाई आपका नेबर हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है। जी, सबसे पहले वह एक इंसान है। जी, और हमारी इंडिया की तो ब्यूटी है कि हमारा जो देश है ना वो सूफी संतों का देश कहा जाता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत बिल्कुल के धर्म। इंसानियत है। तो ये जो मीडियाज वाले कई सारे अपने बेनिफिट के लिए, पीआर के लिए, अपने टीआरपी के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए जी, धर्म को यूज करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और उन लोगों को चूज करते हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, तो आम जनता को चाहिए ना कि ये चीज को समझे अच्छे से, जी, और बच्चों को, अपने बच्चों को खासतौर से ना रिलीजियस ट्रैप में फंसने नहीं देना चाहिए। जी, रिलीजन को अच्छी चीज के लिए सिखाइए, जो मैंने बताया कि भाई समाज में अच्छा इंसान बनने के लिए, जी, एक रिलीजियस फेनेटिक बनने के लिए नहीं, हाँ जी, एक फंडामेंटलिस्ट बनने के लिए नहीं सिखाएं, जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए नुकसान करता है। जी, धर्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जी। धर्म को लोग यूज करके समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। True. तो जिस तरीके से मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, आप बेसिकली बहुत ही अच्छे से समझा पा रहे हो कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा है, मतलब हम भीड़ तो बहुत बढ़ा चुके हैं, लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट स्लोली ग्रेजुअली उस पर बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। मोदी जी ने भी काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन जो भी चेंज है वो एकदम इंस्टेंट नहीं आता अनटिल अनलेस जनता खुद डिसीजन ना ले। अच्छा, करप्शन की बात है कि गवर्नमेंट करप्ट है, इंडिया में करप्शन है। एक्चुअली करप्शन की जो शुरुआत होती है वो ग्राउंड से होती है। अगर आप अपना काम जल्दी ना कराने के लिए 100 रुपए किसी को ना दो तो करप्शन होगा ही नहीं। करप्शन स्टार्ट हम लोगों से हो रहा है, आप लोगों से हो रहा है। तो शमशाद सर, जैसे आपने समझाया कि सोसाइटी को किस तरीके से काम करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव करे। अब जैसे हम बार बार एक वर्ड आ रहा है हमारे बीच में, करप्शन। तो करप्शन इंडिया में किस लेवल पर आ चुका है, इन रिलीजन, इन एजुकेशन,
इन एवरीथिंग। आप प्लीज इसको इलेबोरेट भी करें और एक गुरु होने के नाते इसका सॉल्यूशन भी यही प्लीज दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स ये ना सोचे कि ये लोग बस प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन तो बता ही नहीं रहे। करप्शन तो समझिए कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चाणक्य ने कहा था कि करप्शन एक ऐसी चीज है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। ओके। कहते हैं करप्ट पर्सन जो होता है एक उस मछली की तरह है जो पानी में रहती है, पानी कब पी लेती है पता नहीं चलता। हाँ जी। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या जो पॉलिटिशियंस है कुछ ऐसे ही काम करते हैं जी। तो पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन तो बहुत ज्यादा है जी। इसे आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, कम किया जा सकता है। हाँ जी। इसीलिए जो हमारे एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस है उसमें एक पार्ट ऐड किया गया इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, हाँ जी। ताकि बच्चों के अंदर वो मोरल वैल्यूज डेवलप किया जाए ओके। कि जब वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो हाँ उनको जी। अंदर से फील आना चाहिए गलत है, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि रूल बना करके आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते। ट्रू है। मोरल वैल्यूज डेवलप करके करप्शन खत्म कर सकते हैं कि हाँ। अंतर आत्मा की आवाज आना चाहिए गलत है, हाँ जी। हम नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोशल एंगल में अगर हम देखें जी। तो हमारी पूरी सोसाइटी करप्ट है। हाँ जी। हम बच्चों को ना बचपन से ही करप्शन करना सिखाते हैं जी। कि भाई अगर एग्जाम में पास कर गए तो हम ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे, एग्जाम में हम पास कर गए तो हम यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, ठीक है ना, वीआईपी दर्शन के लिए जाएंगे। पैसा अगर ज्यादा दीजिए, भाई किसी भी रिलीजियस लीडर को पैसा ज्यादा दीजिए तो आपके लिए स्पेशल दुआ होगी, स्पेशल पूजा होगी और आपको वीआईपी दर्शन मिलेगा। बिल्कुल। मुस्लिम सोसाइटी में यही होता है हाँ कि अभी जी। करप्शन एक तरह का कि भाई हमारा ये काम हो गया तो हम ये चादर चढ़ाएंगे, हाँ जी। हमारा ये काम हो गया तो हम इतने दिन का फास्ट करेंगे। हाँ जी। ये करप्शन है। ये तो मतलब हम तो गॉड के साथ करप्शन कर रहे हैं ना कि भाई ये काम हो गया तो ऐसा करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मतलब गॉड अच्छा नहीं है, फिर अब गॉड को नहीं मानेंगे। हाँ जी। तो करप्ट हम हैं हाँ अपनी जी। सोसाइटी में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारे रिलीजियस और जो सोशल लीडर्स हैं उन्होंने मिसगाइड किया है। ओके। मुझे लगता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं ना इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि समाज को सही तरीके से गाइड करें। 90% जो रिलीजियस लीडर्स हैं वह फाइनेंशियली कमजोर होते हैं जी। क्योंकि उनकी जिंदगी में पैसे का महत्व इतना नहीं होता जितना एक नॉर्मल बिजनेसमैन या कैपिटलिस्ट पर्सन के अंदर होता है। लेकिन वो भी एक इंसान है, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी पैसे चाहिए जी। तो मैक्सिमम रिलीजियस लीडर्स पैसे के नाम पे भाग जाते हैं और करप्शन के नाम, वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है। स्पेशल जैसा आपने बताया वीआईपी कल्चर, स्पेशल पूजा, स्पेशल क्या कहते हैं फातिहा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होने लगती हैं जी। तो उनकी जिम्मेदारी है कि समाज को ऐसी चीजों से रोकना चाहिए। समाज को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है। ये टैलेंट का सही यूटिलाइज तभी हो सकता है जब उसको बचपन में सही से रियलाइज किया जाए और चैनलाइज किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक इंसान तरक्की तभी करता है, डेवलप करता है, जब उसके पेरेंट्स, उसका टीचर, रिलीजियस लीडर ये अपना रोल अगर ढंग से प्ले करें तो एक अच्छा बेहतर समाज बन सकता है और स्टूडेंट के अंदर का जो टैलेंट है वह सही तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लोग लालच में, ट्रैप में फंसे होते हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं और जिसमें करप्शन बहुत अहम रोल निभाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरीके से करप्शन हमारी हवा में, हमारी सांसों में, हमारे खून में बस गया, रीजन बीइंग लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। आप चाहते हो कि आपका हर काम इंस्टेंट हो जाए, मतलब इधर आप सोचो और एकदम आपको लगता है कि फटाफट की चीज हो जाए, मुझे मिल जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल लाइफ, कोई भी चीज आपको पानी है तो आपके उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा एंड आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि वो चीज आपको पाए ना, चीज आपके पास खुद आए कि मुझे वो एग्जाम क्लियर नहीं करना है, मुझे अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि वो एग्जाम अपने आप ही क्लियर हो जाए, वो एग्जाम क्लियर होने मेरे पास आए, मुझे एग्जाम के पास ना जाना पड़े। आप समझ रहे हो कि एक थॉट प्रोसेस है। एंड दूसरी चीज सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मोरल वैल्यूज और एथिक्स को हमें थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मोरल वैल्यूज या एथिक्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको दिल से कहती है कि नहीं यार ये काम गलत है, ये नहीं करना है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा दिमाग कब जागता है? जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, हमारे साथ गलत हो गया, अरे 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 ये सब गलत हो गया। जैसे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही करी थी एक कंट्रोवर्सी को लेके जो आज के टाइम में मार्केट में बहुत हाइप पर है, कि एक शो चल रहा था कुछ दिन पहले तक, तो लोग उसको बहुत प्रेस कर रहे थे कि देखो एक लड़का कहां से आगे कहां पहुंच गया, क्या वह कॉमेडी करता है, लोगों को हंसा रहा है, क्या शो बना रहा है और आम जनता को मौका दे रहा है, स्टेज पे ला रहा है, उनको परफॉर्मेंस दे रहा है, और यूं ही आपने परसेप्शन चेंज करा, अब वो लड़का आपके लिए दुश्मन हो गया, आपके बच्चों को खराब कर रहा है, आपकी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक्चुअली वो शो जो बना था सर,
वो सोसाइटी को देख के बनाता, शो को देख के कोई सोसाइटी बिल्ड नहीं हो रही। उसने देखा कि सोसाइटी ऐसा कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, तो उसने वो शो क्रिएट करा। ऐसे ही हम ये पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी सोसाइटी हो। अगर आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा, मतलब आपके विचार बहुत ही साफ सुथरे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि नॉर्मली सोसाइटी का परसेप्शन बड़ा अजीब है। हाँ जी। हम लोग बहुत जल्दी किसी को हीरो बना देते हैं और बहुत जल्दी किसी को जीरो बना देते हैं। ट्रू। जैसा अभी हमने बताया कि समय रैना का जो शो आया, तो लोगों ने के अंदर, यूथ के अंदर एक बहुत ज्यादा ये बातें चलने लगी कि शॉर्ट टर्म में कैसे सक्सेस पाया जा सकता है और ये लड़का कितना मेहनत करके आगे बढ़ गया। तो ऐसे उसी पैटर्न पे कई सारे ऑल्टरनेट मॉडल भी क्रिएट हो गए। बहुत सारे लोगों ने इस तरह ट्राई करना स्टार्ट भी कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, कल जो तारीफ कर रहे थे आज वही उसको गाली दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक इंसान को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कभी भी ना समाज की वजह से अपने आप को दूसरे से प्रभावित नहीं करना चाहिए जी। शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। लोगों को दिखावा के लिए कोई काम करते हैं ना, ये जो लोग आज आपकी पूजा कर रहे हैं ना, कल आपको गाली देंगे। लोग एकदम से आपको आसमान पर चढ़ा देते हैं, फिर आसमान से उठा के जमीन में कब फेंक देंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये वही लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर को भगवान करते हैं। जब वो इंसान जीरो पे आउट हो जाए या मैच हार जाए तो उस घर के आगे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पत्थर फेंक रहे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट्स को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए जब हम बच्चों की करियर के बारे में डिसाइड करते हैं कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये सब बच्चों को बचपन में सिखाएं कि क्या क्या निगेटिव एस्पिरेशंस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव एस्पिरेशंस हो सकते हैं। निगेटिव चीजों को साइड करके पॉजिटिव चीजों को ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। जी। साथ में पेरेंट्स को ये भी गाइड करना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस बच्चों के सामने आएंगे। बिल्कुल। और उनको पहले से उसको प्रिपेयर कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेईई का एग्जाम इस ईयर में होगा आपका, तो प्रिपरेशन अभी शुरू करो या 1-2 साल पहले शुरू करो। आपको पता है कि मेरे बच्चे का 8 साल बाद ये एग्जाम है, तो अगर बड़ा एग्जाम है और आपको लगता है कि वो बच्चा क्लियर कर सकता है लेकिन अभी उतनी प्रतिभा नहीं है, तो काम आपको 8-9 साल पहले शुरू करना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी सोसाइटी की, हम सोचते हैं हमने कोचिंग में एडमिशन करा दिया, आप बस बच्चे का एग्जाम निकल गया, बच्चा जाने कोचिंग वाले जाने, हमने पैसे अरेंज करके दे दिए उनको। या फिर हमने स्कूल में किसी बड़े में एडमिशन करा दिया, यहाँ से 100 बच्चे ना आईएएस क्लियर कराए, अब ये भी क्लियर करेगा ही करेगा। उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, देख मैंने तेरा एडमिशन वहां कराया जहाँ 100 बच्चे हर साल आईएएस क्लियर करते हैं। उनको ये नहीं पता कि उस कोचिंग में पढ़ते भी तो 20,000 है। कि कोचिंग का रोल सिर्फ एक स्टूडेंट के सक्सेस में 20% होता है जी, 80% रोल उस स्टूडेंट का खुद होता है जी। तो जो भी माँ बाप ये सोचते हैं कि ये टीचर या ये कोचिंग वाला हमारे बच्चे को आईएएस बना देगा, डॉक्टर बना देगा, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। True. सबसे पहले माँ बाप का रोल होता है कि बच्चे को समझ करके उस पर भरोसा करना और उसको मेंटल सपोर्ट करना। हाँ जी। ये नहीं करना कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख रुपया देकर के एडमिशन करा दिया, बस तुम्हें रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि 80% बच्चे की खुद मेहनत होती है। अगर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है डॉक्टर बनने का और आपने टॉप क्लास के कोचिंग में एडमिशन करा दिया वो फी दे करके, कल को बच्चा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर वो है ही नहीं वो पावर। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंटिंग करते समय एक पेरेंट को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने ये वीडियो को लास्ट तक देखा एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी इंटेलेक्चुअल लगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उन गहरे मुद्दों पर डिस्कशन किया जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। साथ में शमशाद सर ने इतनी अच्छी तरीके से आपको हर टॉपिक पर समझाया कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, एक्सपेक्ट्स को समझाया। मैं एक पॉडकास्ट में सर से सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपके, जो आप लोग चाहे वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो कि बिहार के लोग इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं, हर जगह आईएएस आईपीएस वही है ज्यादातर, लेकिन वहां का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा उतना अच्छा नहीं है। या फिर अदर कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल चाइना में एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, रशिया में कैसे करता है, यूएस में कैसे करता है, यूके में कैसा करता है, या अदर सक्सेसफुल कंट्री में कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हो कि हम इन्हीं ऐसे मुद्दों पर, टॉपिक पर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, या हमारी एडटेक कंपनी कैसे रन कर रही है, या स्टार्टअप फेल क्यों हो रहा है, या एमएसएमई स्टार्टअप में अंतर क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, या रीजनल किसी भी आप लोकल एरिया से और वहां पर आप एक छोटी एडटेक कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं, कैसे उसका टर्नओवर 0 से 1000 करोड़ पहुंचाएं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आए, बताएं कि हम अगला पॉडकास्ट शमशाद सर को किस तरीके से इनवाइट करें, बुलाएं, आप क्या जानना चाहते हैं।
एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर इंसान तक हमारी बात पहुंच सके। आप फालतू की वीडियो शेयर करते रहते हो, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको शेयर करना बनता भी है। एंड प्लीज अगर आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ वैल्यू ऐड करी आपकी लाइफ में, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाया, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसकी कॉस्ट फ्री है एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो गेस्ट भी हमारे उतने ही अच्छे आ पाते हैं और हम उतने ही दिल से कंटेंट बना पाते हैं। एंड शमशाद सर, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए एंड इनसाइट्स देने के लिए, शेयर करने के लिए ऑडियंस के साथ। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।